जरा ठहरो। सन 1962 का वो दौर था जब हिंदुस्तानी सिनेमा का हर गाना महज एक धुन नहीं बल्कि एक पूरी कहानी हुआ करता था। उसी साल 11 मई को पर्दे पर आई फिल्म प्रोफेसर, जिसे बनाया था FC मेहरा साहब ने और डायरेक्शन की बागडोर थी लेख टंडन जी के हाथों में। फिल्म में शम्मी कपूर, कल्पना, बेला बोस और ललिता पवार जैसे नामों की भरमार थी और संगीत की जिम्मेदारी संभाली थी उस जमाने की सबसे चमकदार जोड़ी शंकर जयकिशन ने। खुली पलक में झूठा गुस्सा। फिल्म की कहानी थी प्रीतम नाम के एक बेरोजगार नौजवान की जो अपनी बीमार मां के इलाज के लिए एक बुजुर्ग प्रोफेसर का भेष धारण करके नौकरी हासिल करता है और वहीं उसकी मुलाकात नीना यानी कल्पना जी से होती है। यह प्रेम कथा परवान चढ़ती है दार्जिलिंग की उन वादियों में जहां चाय के बागानों के बीच एक गाना फिल्माया जाना था, आवाज देकर हमें तुम बुलाओ। गाने का दृश्य कुछ यूं था, कल्पना जी पहाड़ों की ढलानों पर चाय के बागानों के बीच प्रीतम को याद करते हुए तड़प रही हैं। वो थकी हुई हैं, एक पुराने खंडहर के पास बैठ जाती हैं और तब अपनी पुकार गाने लगती हैं। जवाब में शम्मी कपूर पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन सेट पर यह सब इतना आसान नहीं था। शम्मी कपूर साहब अपनी स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर हमेशा बेहद सजग रहते थे। उन्होंने लेख टंडन जी से साफ कह दिया कि गाने में एंट्री पहले उनकी होनी चाहिए। शम्मी कपूर उन दिनों अपनी शर्तों पर बेहद जोर देने के लिए जाने जाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने इस फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में भी खास शर्तें जुड़वाई थीं। मगर लेख टंडन जी, जो खुद एक मंझे हुए डायरेक्टर थे, ने बड़े सब्र से समझाया कि गाने के बोल एक पुकार हैं, एक आवाज हैं, पहले पुकारने वाला आएगा फिर उसका जवाब। यही इस गाने की रूह है। काफी बहस के बाद शम्मी जी माने और जो नतीजा सामने आया वो आज भी करोड़ों दिलों में बसा हुआ है। अब बात करते हैं उस असली जादू की जिसने इस गाने को अमर बना दिया। इस गाने को लिखा था हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने और आवाजें दी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। रफी साहब के बारे में क्या कहें, उनकी आवाज महज एक आवाज नहीं थी, वो एक ऐसा दरिया था जिसमें हर शब्द डूबकर और निखर कर बाहर आता था। आवाज देकर हमें तुम बुलाओ में जब वो गाते हैं, उनका हर सुर ऐसे उड़ता है जैसे पहाड़ों से कोई खामोश सदा आ रही हो। मैं सांसों के हर तार में छुप रहा हूँ। हर लफ्ज में एक इंतजार है, एक तड़प है, एक कशिश है। समीक्षकों ने इस गाने को मेलैंकोली यानी एक मीठे दर्द से भरा नगमा कहा और इसे शंकर जयकिशन की उस पारंपरिक शैली का बेहतरीन नमूना माना जो भारतीय रूह को छूती थी। रफी साहब की खासियत ये थी कि वो किसी भी किरदार की आत्मा को अपनी आवाज में उतार देते थे। प्रीतम एक ऐसा नौजवान है जो बाहर से उम्मीद का नाटक करता है मगर भीतर से टूटा हुआ है। रफी साहब की आवाज ने यही दर्द ऐसी नजाकत से पिरोया कि जो सुने वो खुद भी उस इंतजार में खो जाए। और दूसरी तरफ लता जी, उनकी आवाज में वो पाकीज़गी थी जो कल्पना जी की तड़प को बिल्कुल सच्चा बना देती थी। शंकर जयकिशन ने रफी और लता की आवाजों को मिलाकर जो जादू बुना वो इस फिल्म के सभी नगमों पर छाया रहा। प्रोफेसर का संगीत उस दौर का अवार्ड विनिंग साउंड ट्रैक बना। ऐ गुलबदन, मैं चली आवाज देकर ये नगमे आज भी उतने ही ताजा लगते हैं। ये फिल्म 1962 की तीसरी सबसे सफल फिल्म थी। दूसरे नंबर पर 20 साल बाद और एक नंबर पर एक मुसाफिर एक हसीना थी। इस फिल्म के लिए शंकर जयकिशन को उस साल बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला और यह फिल्म इतनी हिट हुई कि इसे बाद में तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में भी रीमेक किया गया। लेकिन असली जीत तो उस लम्हे की है जब दार्जिलिंग की उन पहाड़ी वादियों में कल्पना जी ने पहले आवाज लगाई और फिर रफी साहब की मखमली सदा ने उसे जवाब दिया। लेख टंडन जी का वो फैसला और शम्मी जी का वो मान जाना, दोनों ने मिलकर एक ऐसा गाना दिया जो सिर्फ कानों तक नहीं रूह तक उतर जाता है। यही तो है इन पुराने नगमों की ताकत। इनके पीछे सिर्फ धुन नहीं होती, एक पूरी जंग होती है, एक पूरा जज्बा होता है और रफी साहब जैसे फनकार उस जज्बे को अपनी आवाज में ढालकर हमेशा के लिए अमर कर देते थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे जिनमें से 4 गीतों को रफी साहब ने अपनी आवाज दी थी। गुलबदन है गुलबदन, फूलों की
महक कांटों की चुभ। थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, रफी साहब की आवाज में वो कौन सी बात थी जो आज भी सीधे दिल में उतर जाती है? कमेंट्स में जरूर बताइए। नमस्कार।